चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। राजस्थान जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया हूं। तो आपके सामने आज का पहला प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर रहा हूं। अगर आपको आता है तो बिल्कुल जवाब कर दीजिएगा। हमारी सीट का क्वेश्चन है कि नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की है। नृत्य रत्न कोश की रचना, रत्न कोश की रचना किसने की है। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की है। बिल्कुल ऑप्शंस आपके सामने मिल रहा है। पहला ऑप्शंस मैंने लिखा है कुंभा, बी ऑप्शंस आपको दे रखा है मंडन, सी ऑप्शन आपको दे रखा है शिल्पी और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न फर्स्ट का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिएगा नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की है। तो दोस्तों, नृत्य रत्न कोश की जो रचना की है वो महाराणा कुंभा ने की है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन चयन करना होगा। नृत्य रत्न कोश की जो रचना की है महाराणा कुंभा ने की है। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं आपके सामने प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में आपके सामने लिख रहा हूं। जो स्टूडेंट लेट आए बिल्कुल आप कॉपी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 स्क्रीन पर आपको नजर आएगा, बिल्कुल सही जवाब करना। प्रश्न संख्या 2 है लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था। बिल्कुल, तो प्रश्न संख्या 2 है लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का मुख्य केंद्र कौन सा था। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है कालीबंगा, आहाड़, बालाथल और बागौर। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन दे रखा है कालीबंगा, बी ऑप्शन दे रखा है आहाड़, सी ऑप्शन दे रखा है बागौर, डी ऑप्शन दे रखा है धोलावीरा। तो बिल्कुल अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था। कालीबंगा, आहाड़, बागौर और धोलावीरा। 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की है। तो नृत्य रत्न कोश की रचना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए को राइट करना होगा। दूसरा प्रश्न है लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का मुख्य केंद्र कौन था। तो उसकी संस्कृति का जो मुख्य केंद्र था वे आहाड़ था। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 2 है लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का मुख्य केंद्र कौन सा है। तो मुख्य केंद्र आहाड़ को हमें राइट करना होगा। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो अब मैं आपके सामने तीसरा प्रश्न लेकर आ रहा हूं। जिन स्टूडेंट को प्रश्न संख्या 3 आता है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है सारंगपुर युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ था। बिल्कुल, तीसरा प्रश्न है आपके सामने सारंगपुर युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ था। किन राज्यों के मध्य हुआ था। सारंगपुर युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ था। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब करना होगा। ऑप्शन दे रखा है मेवाड़ और मालवा। पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो आपके सामने दे रखा है मेवाड़ और मालवा। दूसरे ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपको सीट में दे रखा है मेवाड़ और मारवाड़। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मेवाड़ और मारवाड़। तीसरा ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो तीसरा ऑप्शन है गुजरात और मारवाड़। तीसरा ऑप्शन है गुजरात व मारवाड़। और चलिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न संख्या 4, ऑप्शन नंबर 4 है मेवाड़ और चंदेल। तो बिल्कुल आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। राजस्थान जीके, बिल्कुल राजस्थान जीके की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत शानदार खुशखबरी मैं लेकर आ गया हूं। रेगुलर आपको मिलेगा यहां पर बहुत ही शानदार सीरीज जयपुर जिला दर्शन बिल्कुल हम अध्ययन करवा चुके हैं और उसके बाद आपके सामने एक सीरीज रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष के प्रश्न पत्रों को यहाँ शामिल कर रहा हूँ मैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। तो बहुत शानदार प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 का। अगर जिन स्टूडेंट को सही जवाब आता है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भैया इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल
तो हम बात करते हैं यहाँ पर सारंगपुर युद्ध की। तो सारंगपुर युद्ध किन दो राज्यों के बीच में लड़ा गया था? 1437 की बात है, 1437 की बात है। सारंगपुर युद्ध कौन से दो राज्यों के बीच लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का हमें सही जवाब करना होगा मेवाड़ और मालवा। मेवाड़ और मालवा राज्यों के बीच, मेवाड़ और मालवा राज्यों के बीच में सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था, 1437 में लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये युद्ध की आपसे पूछ लिया जाता है सन कब लड़ा गया था। तो सारंगपुर जो युद्ध लड़ा गया था 1437 में लड़ा गया था और मेवाड़ और मालवा के बीच में लड़ा गया था। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लीजिएगा। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप कॉपी कर लीजिएगा या चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चलिए प्रश्न संख्या 4 है, खानवा का युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? प्रश्न संख्या 4 है, खानवा का युद्ध में, खानवा का युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? खानवा के युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है जसवंत सिंह ने, बी ऑप्शन है कर्ण सिंह ने, जय सिंह और भीम सिंह। ऑप्शन है आपके सामने जसवंत सिंह, बी ऑप्शन आपके सामने लिखा है कर्ण सिंह, सी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो सीट में सी ऑप्शन लिखा गया है जय सिंह और डी ऑप्शन है भीम। सी ऑप्शन लिखा गया है जय सिंह और डी ऑप्शन आपके सामने लिखा है भीम। तो चलिए साथियों, अगर प्रश्न संख्या 4 का आपको अगर सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पर्टिकुलर समय मिलेगा और अगर आप चाहिए तो इस प्रश्न का सही जवाब का चयन कर सकते हैं। खानवा का युद्ध में औरंगजेब का सहयोग किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध कब हुआ था ये भी आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। चौथा प्रश्न दे रखा है, खजवा के युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? ऑप्शन है जसवंत सिंह ने, बी ऑप्शन है कर्ण सिंह ने, सी ऑप्शन दे रखा है जय सिंह ने और डी ऑप्शन दे रखा है भीम सिंह ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। खजवे के युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल 1659 की बात है, 1659 की बात है। तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खजवा का युद्ध कब हुआ था? तो खजवा का युद्ध हुआ था 1659 में, और 1659 में जब ये युद्ध हुआ था उस समय औरंगजेब का साथ किसने दिया था? उस समय औरंगजेब का साथ जसवंत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? जसवंत सिंह ने दिया था। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप चाहे तो इसका ऑप्शन नंबर 1 को चयन कर सकते हैं। खजवा के युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया है? तो खजवा का युद्ध 1659 में हुआ था और उसमें औरंगजेब का सहयोग किया था जसवंत सिंह ने। क्लियर हो गया? चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो अब मैं आपके सामने प्रश्न संख्या 5 लिख रहा हूं। अगर आपको इस 5वें प्रश्न का आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। आपको यहां पर सुमेलिखित करना है। आपको लिखा गया है प्रश्न संख्या 5 है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे और उसमें से ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा कूट गलत है। तो यहाँ मंदिर और स्थान के बारे में दे रखा है, तो यहाँ आपको मंदिर और स्थान के बारे में लिखेगा। पहले ऑप्शंस की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा है श्रीनाथ, पहला ऑप्शन दे रखा है श्रीनाथ, आगे लिखा गया है नाथ द्वारा। बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन आपको चयन करना है कि कौन सा गलत है। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है द्वारकाधीश, दूसरा ऑप्शन दे रखा है द्वारकाधीश, और इसके लिए ऑप्शन दे रखा है कांकरोली, तो यहाँ लिखा मैंने कांकरोली। बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन पर अगर अपन बढ़ते हैं तो तीसरा ऑप्शन दे रखा है मथुरेश जी, जोधपुर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है मथुरेश जी
का मंदिर क्या जोधपुर में है क्या, आपको बताना होगा। मथुरेश जी का मंदिर जोधपुर में है क्या। और चौथे ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो चौथा ऑप्शन आपको सीट में दे रखा है गोविंद देव जी जयपुर, गोविंद देव जी बिल्कुल जयपुर। तो साथियों आपको यह मंदिर और उसके स्थान के बारे में दे रखा है। 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, एक ऑप्शन इसमें गलती से गलत लिख दिया गया है, तो आपको ढूंढना होगा कि वो कौन सा है। बिल्कुल श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा में है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा में है। गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर में स्थित है, ये भी सही है। और अगर अपन द्वारकाधीश की बात करते हैं तो ये कांकरोली में स्थित है, ये भी सही है। तो फिर यहाँ पर गलत हुआ मथुरेश जी का मंदिर। मथुरेश जी का मंदिर जोधपुर में नहीं है, यहाँ पर जो गलत है वो यही है कि मथुरेश जी का मंदिर जोधपुर में नहीं है। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। सबसे पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 इसके आप कॉपी कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट आपके सामने लेकर आ गया हूं। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहां पर स्थित है। छठा प्रश्न है सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहां पर स्थित है। मीठे साहब की दरगाह कहां पर स्थित है। बिल्कुल सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहां पर स्थित है। ऑप्शन है गागरोन, भरतपुर, बेसरोगढ़ और भटनेर। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है गागरोन, बी ऑप्शन दे रखा है भरतपुर, सी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो बेसरोगढ़ और भटनेर। बेसरोगढ़ और डी ऑप्शन दे रखा है भटनेर। तो चलिए बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छठा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहां पर है। गागरोन, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहां पर है। गागरोन, भरतपुर, बेसरोगढ़ और भटनेर। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो चयन कर सकते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। 7वां प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जिन स्टूडेंट को प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर आ रहा है कमेंट कर दीजिएगा। अभी मैं आपको इस प्रश्न का आंसर बता रहा हूं। 7वां प्रश्न है जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की है। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना, जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की है, ये हमारा प्रश्न है 7वां। जल्दी से बता दीजिएगा, ऑप्शन आपको यहां पर मिल रहे हैं लालदास, प्राणदास, हरिदास। ऑप्शन ए लालदास, बी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो प्राणदास, सी ऑप्शंस की बात करते हैं हरिदास, और चलिए हम चलते हैं डी ऑप्शन पर। तो डी ऑप्शंस आपको दे रखा है नाथ मुनि। बिल्कुल नाथ मुनि, ये आपके सामने ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7। JEN सिविल डिप्लोमा का ये पेपर था TSP एरिया का, जो 16/10/2016 को हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। 8वें प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं तो 8वां प्रश्न आपको दे रखा है गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से है। बिल्कुल गुलाम अली, बलदेव, सारंगपुर, गुलाम अली, बलदेव, फिर आपको दे रखा है सालिग्राम, सॉरी सारंगपुर नहीं, सालिग्राम, सालिग्राम चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से है। किस चित्रकला शैली से है, चलिए बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है नाथ द्वारा, अलवर, बूंदी और बीकानेर। ऑप्शंस आपके सामने है नाथ द्वारा, बी ऑप्शन दे रखा है अलवर,
सी ऑप्शन दे रखा है बूंदी और डी ऑप्शन दे रखा है बीकानेर। तो चलिए स्टूडेंट, अगर आपको प्रश्न संख्या 6, 7 और 8 का अगर जवाब आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जिन स्टूडेंट को आता है मुझे उम्मीद है कि आप सही जवाब करेंगे। जी, प्रश्न संख्या 6, 7 और 8 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, अगर 6 की बात करते हैं तो सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो गागरोन के किले में स्थित है। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन को राइट करना होगा। सूफी संत मीठे साहब की जो दरगाह है वो गागरोन में स्थित है, तो आपको छठे का ए ऑप्शन चयन करना होगा। 7वां प्रश्न दे रखा है जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की है। ऑप्शन दे रखा लालदास, प्राणदास, हरिदास और नाथ मुन्नी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये जो प्रश्न है 7वां, ये जेईन का पेपर हुआ था, सिविल डिप्लोमा इंजीनियर का जो पेपर था 16 अक्टूबर 2016 को हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और इस प्रश्न में बच्चों को बोनस अंक दिया गया था, क्योंकि जसनाती संप्रदाय की जो स्थापना है, जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ ने की थी। किसने की थी? जसनाथ जी ने की थी। तो आप ध्यान रखना, जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी के द्वारा की गई थी। जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी के द्वारा की गई थी। तो ये जो प्रश्न आया था इसमें स्टार मिला था, इसमें स्टूडेंट्स को बोनस अंक दिए गए थे। ठीक है, चलिए अगला है गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से है। तो यहां पर आपको अलवर चित्रकला शैली को राइट करना होगा, यानी 8वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे बी ऑप्शन होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर नहीं तो मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जैसे जैसे मैं क्लास लिखते जाता हूं आप लिख लीजिएगा, आपको समय पर्टिकुलर मिलेगा। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। क्योंकि देखिए मैं आपको यहां पर जो क्वेश्चन लिख रहा हूं मेरे को समय लग रहा है, तो आप भी लिख लीजिएगा ताकि आपके नोट्स तैयार होते जाएंगे। आपके नोट्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगे पर्टिकुलर समय पर, और जब आप एग्जाम में देने जाओगे तो आप उन नोट्स को पढ़ेंगे, ना कि यूट्यूब पर यहां वीडियो देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप अपने खुद के नोट्स रेगुलर हमारे साथ के साथ बनाते चले, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए भैया बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है हरियाली तीज मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 9 है हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज मनाई जाती है। चलिए बता दीजिए हरियाली तीज कब मनाई जाती है। हरियाली तीज मनाई जाती है, ऑप्शन ए श्रावण शुक्ल तृतीया को, ऑप्शन ए श्रावण शुक्ल तृतीया को, बी ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन है भाद्र शुक्ल तृतीया को, भादवा शुक्ल तृतीया को। सी ऑप्शंस की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिएगा प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब क्या होगा। हरियाली तीज कब मनाई जाती है, जल्दी से बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारबाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है शारबाग स्थित है। बिल्कुल 90 का आंसर अभी आपको मैं दूंगा, जब तक जिन स्टूडेंट को आ रहा है कमेंट करें। शारबाग स्थित है बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है बूंदी, बी ऑप्शन दे रखा है जोधपुर, सी ऑप्शन दे रखा है बीकानेर, और डी ऑप्शन दे रखा है अजमेर। डी ऑप्शन दे रखा है अजमेर। इस मार्कर को आप रिटायर करो यार, ये बात चू चू करने लग गया। इंक भरो इसमें। हाँ जी, 10वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 9वां प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 में आपके सामने दे रहा हूं, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा था। बिल्कुल प्रश्न संख्या 11 स्क्रीन पे लिख रहा हूं, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा था। बिल्कुल 4 ऑप्शंस आपको इसके भी मैं लिख रहा हूं। प्रश्न संख्या 9, 10 और 11 का मैं सही जवाब एक साथ बता दूंगा। केसरीनाथ पहला ऑप्शन दे रखा है, केसरीनाथ। बी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो बी ऑप्शन दे रखा है रमेश चंद्र दत्त,
सी ऑप्शन आपको दे रखा है कन्हैयालाल, कन्हैयालाल, और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब चयन करें और प्रश्न संख्या 11। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 की हम बात करते हैं। हरियाली तीज मनाई जाती है, कब मनाई जाती है जल्दी से बता दीजिएगा। हरियाली तीज मनाई जाती है, स्टूडेंट ध्यान दे, हरियाली तीज कब मनाई जाती है जल्दी से बताओ। हरियाली तीज मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? तो हरियाली तीज मनाई जाती है, ए ऑप्शन को राइट करना होगा, श्रावण शुक्ल, श्रावण माह की शुक्ल यानी चांदनी रात की जो तीज होती है, श्रावण की जो तीज होती है उसको हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। सावन महीने की तीज होती है यानी चांदनी की जो तीज होती है उसको हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 10वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अगर आप चाहो तो सही जवाब कर सकते हैं। शारबाग स्थित है बूंदी, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर में। तो शारबाग की बात करते हैं तो शारबाग कहां पर स्थित है? शारबाग स्थित है कहां पर? बूंदी में स्थित है। शारबाग कहां पर स्थित है? तो शारबाग की अगर अपन बात करते हैं तो शारबाग बूंदी में स्थित है। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा गया था, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा गया था रमेश चंद्र दत्त से। किससे लिखा गया था? रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखा गया था, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा गया था। क्लियर हो गया? आप इनकी कॉपी कर लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12, 13, 14, 15 की। ठीक है, कॉपी करो जल्दी से, कॉपी कर लीजिए सभी स्टूडेंट जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, देखिए जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूं आप अपने नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मदद मिलेगी आपको एग्जाम देने जाओगे तब। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। चलिए 12 प्रश्न आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूं। 12 प्रश्न है, प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था? 12 प्रश्न है, प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? बिल्कुल बता दीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने, दिल्ली, आगरा, कानपुर और बरेली। ऑप्शंस में लिख रहा हूं, दिल्ली, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है कानपुर और डी ऑप्शन है बरेली। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। 13वां प्रश्न है, बालद क्या थे? 13वां प्रश्न है, बालद क्या थे? बालद क्या थे? बिल्कुल ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन है सातवां, बी ऑप्शन दे रखा है सैनिक, सी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो सी ऑप्शन दे रखा है कृषक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप जवाब कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 और 13 स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 14 लिख रहा हूं, कौन सा सुशीरवाद यंत्र नहीं है? बिल्कुल प्रश्न संख्या 14 है, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? बिल्कुल ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है भैया। ऑप्शन है अलगोजा, सतारा, अलगोजा, सतारा, अलगोजा, सतारा और क्या देर का मोरचंग, सूरमंडल। मोरचंग, सूरमंडल। चलिए बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 12, 13 और 14 बात कर लेते हैं 12 प्रश्न की। तो 12वें प्रश्न का जिन स्टूडेंट ने सही जवाब किया है बहुत अच्छी बात है।
जिन स्टूडेंट ने 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या है, प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था, तो प्रताप नामक समाचार पत्र की बात करते हैं तो ये कानपुर से प्रकाशित हुआ था। कहां से प्रकाशित हुआ था, कानपुर से प्रकाशित हुआ था। तो 12वीं का सी ऑप्शन, सभी स्टूडेंट्स के मैं चेक करता हूं कि क्या 12वीं का आप सी ऑप्शन राइट कर रहे हैं क्या, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं तो आपके सामने प्रश्न पूछा गया बालद क्या है, तो बालद क्या है, बालद एक प्रकार से सार्थवाह है, बालद एक प्रकार से सार्थवाह है। तो हमें यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब करना पड़ेगा सुरमंडल को। किसको जवाब करना पड़ेगा, सुरमंडल को जवाब राइट करना पड़ेगा। यानी सुरमंडल है वो सुशीरवाद यंत्र में शामिल नहीं किया गया है, जबकि सुशीरवाद यंत्र में अलगोज आता है, सतारा आता है और मोरचंग को शामिल किया गया है। तो यहां पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ भैया कॉपी कर लो, अगले प्रश्न की बात अपन कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 15 की। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, प्रश्न संख्या 15 की बात कर रहे हैं अपन। हाँ जी, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, प्रश्न संख्या 15 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही है। बिल्कुल 15 प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का सही युग्म है, राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का सही युग्म है। ऑप्शन ए कोठारी और लूनी नदी, ऑप्शन ए कोठारी और लूनी नदी। बी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं सूकड़ी और बनास नदी, सूकड़ी और बनास नदी। सी ऑप्शंस की बात करते हैं जाखम और माही नदी, जाखम और माही नदी। और डी ऑप्शंस की बात करते हैं बाणगंगा और चंबल नदी, बाणगंगा और चंबल नदी। तो सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या 15 का आप सही जवाब करें। ये आपके सामने जो प्रश्न रखा गया है ये क्विज के रूप में रखा गया है। जिन स्टूडेंट को इन प्रश्नों का पीडीएफ फाइल चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। मेरा आपके सामने यहाँ मोबाइल नंबर मैं लिख रहा हूँ, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज का क्लास वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा। पटवारी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और पूरे नोट्स बनाया होगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों जो स्टूडेंट पटवार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरियां आ चुकी होगी, क्योंकि उनका जो पेपर है 23 और 24 अक्टूबर 2021 को होना संभावित है। तो उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी और आप उसी तैयारी को बिल्कुल बनाए रखिएगा। और आज मैं आपके सामने उसी तैयारी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आ गया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जो स्टूडेंट पटवार की तैयारी कर रहे हैं, रेट की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आज ही इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरा चैनल और मेरा वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं ये मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर से पहले एक मोटिवेशन से मैं आपके सामने कुछ मोटिवेशन शायरिया पेश करना चाहता हूं, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे और आप इस वीडियो को देखते रहें। लाख दलदल में बैठे हो लेकिन अपने पांव जमा के रखिए, लाख दलदल में बैठे हो लेकिन अपने पांव जमा के रखिए। हाथ खाली ही सही, हाथ खाली ही सही लेकिन अपने हाथ ऊपर उठा कर रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन अपने हाथ ऊपर उठा के रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता है, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता है। जब तक वे पानी बर्फ नहीं बनता है, जब तक वे पानी बर्फ नहीं बनता है तब तक आप अपना हौसला बना के रखिए। दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है
है, तब तक आप हौसला बना के रखिएगा। 100% आप मेहनत करते रहिएगा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपको एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है, उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। पेपर लेकर आया हूं मैं आज के इस क्लास में, वो है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 का प्रश्न पत्र है, जिसको मैं हल करा रहा हूं। राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण इसके प्रश्न मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। और इस परीक्षा का जो आयोजन किया गया था 15 सितंबर 2019 से, और 15 सितंबर 2019 को ये पेपर हुआ था, और इसमें आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ पर हल करवा रहा हूँ। तो जैसा कि आज की सीट का जो पहला क्वेश्चन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बता दीजिएगा। पहला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि किसकी स्मृति में परबतसर में मेला का आयोजन किया जाता है। प्रश्न है किसकी स्मृति में परबतसर में पशु मेला का आयोजन होता है, आयोजन होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी स्मृति में परबतसर में पशु मेला का आयोजन होता है, बिल्कुल बता दीजिएगा। ऑप्शन दे रखा आपको गोगा जी, पहला ऑप्शन दे रखा गोगा जी, दूसरा ऑप्शन है रामदेव जी, तीसरा ऑप्शन है तेजा जी, और चौथा ऑप्शन है मल्लीनाथ। बिल्कुल, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, वो प्रश्न है वो मैं आपको हल करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दे रखा है कि किसकी स्मृति में परबतसर में पशु मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन दे रखा गोगा जी, बी ऑप्शन दे रखा रामदेव जी, सी ऑप्शन दे रखा तेजा जी, और डी ऑप्शन दे रखा है मल्लीनाथ जी। तो साथियों आपको पता होगा तेजा जी का मेला बिल्कुल, तेजा जी का जो मेला है प्रतिवर्ष भादवारी नवमी को बढ़ता है, और कहाँ पर बढ़ता है, परबतसर नागौर में बढ़ता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया। तेजा जी के बारे में मैंने कंप्लीटली लोक देवता के अंदर मैंने पढ़ाया था, तो अगर आपको तेजा जी के बारे में और विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा तेजा जी का लोक देवता तेजा जी का क्लास वीडियो है, आप उसे जरूर देखिएगा, और तेजा जी के बारे में बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वहाँ पर आप अध्ययन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में राजस्थान में बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 2 है निम्न में से किस बोली पर गुजराती का सर्वाधिक प्रभाव है। निम्न में से कौन सी बोली है जिस पर गुजराती का सर्वाधिक प्रभाव है। ऑप्शन आपको दे रखा ढूंढारी, हाड़ौती, मेवाती और बागड़ी। ऑप्शन दे रखा आपको ढूंढाड़ी, बिल्कुल ढूंढाड़ी। बी ऑप्शन दे रखा है हाड़ौती, सी ऑप्शन दे रखा है मेवाती, और डी जो ऑप्शन है वो है वागड़ी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 2, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 जिसका आयोजन 15 सितंबर 2019 को हुआ था, और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है मैं आपके सामने हल करवा रहा हूँ। प्रश्न दे रखा निम्न में से किस बोली पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ा है। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और वागड़ी। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ जी,
सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल यहाँ पर आपको डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, वागड़ी। बिल्कुल डी ऑप्शन का चयन पड़ेगा। निम्न में से किस बोली पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, तो आपको यहाँ पर डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो अब मैं आपके सामने तीसरा प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं, अगर आपको आता है तो जवाब करना भैया। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। बिल्कुल तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली पंचतंत्र चित्रांकन के नाम से, पंचतंत्र चित्रांकन के नाम से जाने जाती है, नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली पंचतंत्र चित्रांकन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ और नाथद्वारा। ऑप्शंस आपको दे रखा है बूंदी, बी ऑप्शन दे रखा है मारवाड़, सी ऑप्शन है नाथद्वारा। बिल्कुल बूंदी, मारवाड़, सी ऑप्शन है नाथद्वारा और डी ऑप्शंस की बात करते हैं मेवाड़। चलिए अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 जिसका आयोजन हुआ था 15 सितंबर 2019। इसमें प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली पंचतंत्र चित्रांकन के नाम से जानी जाती है। हाँ जी जल्दी से बताइएगा, जिसको आ रहा है जल्दी से कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको अभी आ रहा है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा भैया, जल्दी से। चलो देखिए मारवाड़ जो चित्रकला शैली है, मारवाड़ चित्रकला शैली उसको किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान की पंचतंत्र चित्रांकन शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 के। बहुत ही महत्वपूर्ण 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आ रहा हूँ। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि पूरे प्रश्न को देखें और आप नोट्स बना लेकर, आप मेरा पिछले साल के पेपर कराने का उद्देश्य यही है कि आपको पता रहना चाहिए कि राजस्थान जीके के प्रश्न कैसे आएंगे और आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चौथा प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ मैं। चौथा प्रश्न दे रखा है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। बिल्कुल चौथा प्रश्न है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए, जल्दी से बताइए। अगर आपको आता तो ऑप्शन दे रखा है आसापाल, पहला ऑप्शन है आसापाल, बी ऑप्शन है शाकंभरी, सी ऑप्शन है नागेणची, डी ऑप्शन है तनोट। बिल्कुल राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। ऑप्शन दे रखा है आसापाल, बी ऑप्शन दे रखा शाकंभरी, सी ऑप्शन दे रखा नागेणची और डी ऑप्शन दे रखा तनोट। तो जल्दी से बताइए राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम। बिल्कुल राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी हैं वो नागेणची हैं। क्या है, राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी हैं उसका नाम क्या है, नागेणची है। क्या नाम है, नागेणची। याद रखना राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम है नागेणची। क्लियर हो गया। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। आपके सामने 5वां प्रश्न में लेकर आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाइएगा और जवाब करते जाइएगा। राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था। 5वां प्रश्न है, राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह
कहां पर हुआ? राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह कहां पर हुआ? ऑप्शन दे रखा है अजमेर, ऑप्शन दे रखा है अजमेर, बी ऑप्शन दे रखा है भिनाई, सी ऑप्शन दे रखा है किशनगढ़, डी ऑप्शन दे रखा है नसीराबाद। चलिए, अगर आपको प्रश्न का सही जवाब आता तो कमेंट कर दीजिएगा। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 जिसका आयोजन हुआ था 15 सितंबर 2019 और इसमें आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको हल करा रहा हूँ। राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ? तो राजस्थान के अंदर जिसको बोलते हैं 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति का जो बिगुल बजा था हमारे राजस्थान में अजमेर जिले से बजा था और नसीराबाद की छावनी से बजा था। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहाँ पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। किशोर सागर झील कहां पर स्थित है? प्रश्न संख्या 6 है किशोर सागर झील कहां पर स्थित है? किशोर सागर झील कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है जयपुर, बी ऑप्शन दे रखा है बाड़मेर, सी ऑप्शन दे रखा है कोटा, डी ऑप्शन दे रखा है अजमेर। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने मैं लेकर आ गया हूं। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 का ये पेपर है जो मैं आपके सामने हल करा रहा हूं। हमारे गत वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल कराने का उद्देश्य क्या है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। हमारा उद्देश्य है कि आपको पता रहना चाहिए कि आप अगर राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार के वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से वहाँ सही करना होता है। कई बार स्टूडेंट होते हैं कि ज़्यादा डिटेल से पढ़ लेते हैं लेकिन जब एग्जाम में इजी पेपर आता है तो भी अच्छी तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि आपको सिर्फ एक्यूरेसी पता चलेगी, आपको पेपर का आईक्यू लेवल पता चल जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ते हैं और किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ प्रश्न दे रखा किशोर सागर झील कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल जयपुर, बाड़मेर, कोटा और अजमेर। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, कोटा को। कहाँ? कोटा। बिल्कुल क्लियर हो गया। किशोर सागर झील कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। चलिए भैया, सातवां प्रश्न है उस स्थान का नाम बताइए जहां कालीबाई शहीद हुई थी। बिल्कुल, उस स्थान का नाम बताओ जहां पर कालीबाई शहीद हुई। उस स्थान का नाम बताओ जहां पर कालीबाई शहीद हुई। बिल्कुल, ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। ऑप्शंस, बिल्कुल ऑप्शन मिलेगा सागवाड़ा, खड़लाई। ऑप्शन ए सागवाड़ा, बी ऑप्शन ए खड़लाई, सी ऑप्शंस आपको दे रखा है खेरवाड़ा, डी ऑप्शन दे रखा रास्तापाल। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। सातों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पेपर आया है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 और इसका आयोजन हुआ था 15 सितंबर 2019 को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करा रहा हूँ। उस स्थान का नाम बताओ जहां पर कालीबाई शहीद हुई थी। सागवाड़ा, खड़लाई, खेरवाड़ा और रास्तापाल। तो आपको राइट करना पड़ेगा रास्तापाल को। किसको राइट करना होगा? रास्तापाल को। उस स्थान का नाम बताइए जहां पर कालीबाई शहीद हुई थी। रास्तापाल नामक वह स्थान था जहां पर कालीबाई शहीद हुई थी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां प्रश्न। चलिए 8वां प्रश्न दे रखा है बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर किया जाता है?
बढार का भोज निम्न में से किस मौके पर किया जाता है? किस मौके पर किया जाता है? बढार का भोज निम्न में से किस मौके पर किया जाता है? विवाह, जन्म, मृत्यु और तीर्थ यात्रा। ऑप्शन दे रखा है विवाह, बी ऑप्शन दे रखा है जन्म, सी ऑप्शन आपको दे रखा है मृत्यु, डी ऑप्शन है तीर्थ यात्रा। चलिए बता दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 8, बात हम कर रहे हैं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019। आयोजन हुआ था 15 सितंबर 2019 को। बढार का भोज निम्न में से किस मौके पर किया जाता है? विवाह, जन्म, मृत्यु और तीर्थ यात्रा। दोस्तों, विवाह के अवसर पर बढार के भोज का आयोजन किया जाता है दूल्हे पक्ष की ओर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर बढार नामक भोज का आयोजन किया जाता है दूल्हे पक्ष की ओर से, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? ए ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। 10 प्रश्न मैं आपको हल करा रहा हूँ। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो मैं आपको हल करा रहा हूँ जी। रूपा जी एवं करपा जी शहीद का संबंध किस किसान आंदोलन से है? नवा प्रश्न है, रूपा जी एवं करपा जी शहीद का संबंध किस किसान आंदोलन से है? किस किसान आंदोलन से है? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीएसटीसी वाले साथियों ध्यान दें। बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, बिजोलिया किसान आंदोलन, बी है बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, सी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो सी ऑप्शन दे रखा है बीकानेर किसान आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। चलो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सुन लीजिएगा। रूपा जी एवं करपा जी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपा जी एवं करपा जी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा, बेंगू किसान आंदोलन। बिल्कुल, बेंगू किसान आंदोलन में रूपा जी और करपा जी नामक 2 शहीद व्यक्ति हुए थे। तो यहाँ रूपा जी और करपा जी शहीदों का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। हाँ, कॉपी कर लीजिए आप। बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 10 की। 10वां प्रश्न आपके सामने मैं लिख रहा हूं, अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, 10वां प्रश्न है, राव मालदेव की छतरी, राव मालदेव की छतरी किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? राव मालदेव की छतरी कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने है कोटा, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर। ऑप्शन आपको है कोटा, जालौर, जोधपुर और उदयपुर। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके सामने आज जो प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूं, कनिष्ठ वैज्ञानिक के सहायक परीक्षा 2019 का आयोजन हुआ था। 15 सितंबर 2019 में इसका आयोजन हुआ था और इसके टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं।
राव मालदेव की छतरी किस जिले में संबंधित है, यानी किस जिले में स्थित है? कोटा, जालोर, जोधपुर और आपको दे रखा उदयपुर। चलिए दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल सही बात है भैया। राव मालदेव की छतरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। तो साथियों, आज की क्लास वीडियो में हमने 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराए हैं और ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने कहाँ से लिए हैं? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019, जिसका आयोजन कब हुआ था? 15 सितंबर 2019 को हुआ था। ये 10 प्रश्न मैंने आज आपको हल कराए हैं। उम्मीद तो है कि कल मैंने एलडीसी का पेपर 2018 वाला हल कराया था और आज 2019 का बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर लेकर आया हूँ, कनिष्ठ सहायक परीक्षा का। इसी प्रकार रेगुलर हम एक परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्रों को हल कराएंगे ताकि आपको थोड़ा अनुभव हो जाए, एग्जाम में बैठने से पहले आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। आज दोस्तों राजस्थान जीके की हम बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं और इस मॉडल पेपर में हम बात करेंगे एलडीसी एग्जाम 2018 में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी वनपाल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप भी पटवार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप ग्राम सेवक की और बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हो तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर अपडेट होने वाले सभी वीडियो का अध्ययन करें। दोस्तों आज बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं और ये मॉडल पेपर एलडीसी एग्जाम 2018 के पेपर में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जैसा कि प्रश्न संख्या पहला दे रखा है कि किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन दे रखा रामदेव जी, दूसरा ऑप्शन दे रखा गोगा जी, तीसरा ऑप्शन दे रखा तेजा जी और चौथा ऑप्शन दे रखा मल्लीनाथ जी। चलिए दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला का आयोजन किया जाता है? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी और मल्लीनाथ जी। तो दोस्तों अगर आ रहा है तो जवाब कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा? डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, यानी किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला का आयोजन किया जाता है? तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। मल्लीनाथ जी की स्मृति में प्रतिवर्ष तिलवाड़ा का ये पशु मेला का आयोजन किया जाता है। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? हो गया। चलिए बात करते हैं अपन यहाँ पर मल्लीनाथ जी के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो और बन सकते हैं उनके बारे में अपन यहाँ बात करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? सभी स्टूडेंट अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। ऑप्शंस मैं आपके सामने दे रहा हूं, बौद्ध, हिंदू धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म। तो पहला ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं मैं, बौद्ध धर्म। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है हिंदू धर्म। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है सिख धर्म और चौथा ऑप्शन है जैन धर्म। बिल्कुल, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 एलडीसी परीक्षा 2018 का जो पेपर था वो मैं आपके हल करा रहा हूँ। 19 अगस्त 2018 का ये पेपर है। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म। तो यहाँ पर आपको सही राइट करना होगा डी ऑप्शन को, जैन धर्म। पर्युषण जो पर्व है जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। चलिए तीसरा प्रश्न जो एलडीसी के पेपर में आया हुआ है मैं आपको हल करा रहा हूँ। अति महत्वपूर्ण सीरीज है ये और इसमें आपको प्रत्येक दिन आपको एक नया एग्जाम का पेपर मैं आपके सामने हल कराऊंगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न दे रखा, बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? जी, बाण गंगा का मेला, बाण गंगा का मेला कहाँ पर लगता है? चलिए बता दीजिए स्टूडेंट कि बाण गंगा का मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन है जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक। ऑप्शन है जयपुर। बी ऑप्शन दे रखा है अलवर। सी ऑप्शन दे रखा है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और डी ऑप्शन दे रखा है टोंक। तो अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है?
बिल्कुल, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो बाणगंगा का जो मेला है वे जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? जयपुर में। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? बाणगंगा का जो मेला है जयपुर जिले में आयोजित किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चलिए चौथा प्रश्न है, हाँ जी, चौथा प्रश्न है, राजस्थान में सीता माता अभयारण्य, राजस्थान में सीता माता अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल, राजस्थान में सीता माता का जो सीता माता का अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में सीता माता अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है काले हिरण के लिए। देखिए ऑप्शंस में आपके सामने लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन के लिए, दूसरा ऑप्शन है उड़न गिलहरी के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, और बात करते हैं यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो हमारी सीट में दे रखा है, तीसरा ऑप्शन है सारस के लिए, सारस के लिए, और चौथा ऑप्शन दे रखा है शेर के लिए। चौथा ऑप्शन दे रखा है शेर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। राजस्थान में सीता माता अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ जी, जिन स्टूडेंट को प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब आ रहा है जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। राजस्थान में जो सीता माता का अभयारण्य है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन चयन करना होगा? यहाँ पर आपको बी ऑप्शन का चयन करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? पांचवा प्रश्न है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दे रखा है नैनूराम शर्मा। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है नैनूराम शर्मा, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है वो है अबिन हरी। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है अबिन हरी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, और चौथा ऑप्शन दे रखा है ऋषि दत्त मेहता, ऋषि दत्त मेहता। तो चलिए अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो आपको राइट करना पड़ेगा नैनूराम शर्मा। किसको राइट करना होगा? नैनूराम शर्मा। अगर ये प्रश्न रिपीट भी होता है तो ध्यान रखिएगा, नैनूराम शर्मा को आपको राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क किस पैलेस में स्थित है? राजस्थान में स्कल्पचर पार्क किस पैलेस में स्थित है? जल महल पहल आपको दे रखा पहला ऑप्शन जल महल पैलेस, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन दे रखा है उमेद भवन पैलेस, बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है सरिस्का पैलेस। देखिए अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दो भैया, सरिस्का पैलेस। और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है माधवेंद्र पैलेस। चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है माधवेंद्र पैलेस। चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क
निम्न में से कौन से पैलेस में स्थित है? तो राजस्थान में स्कल्पचर जो पार्क है वो कौन से पैलेस में स्थित है? वो माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। कहां पर स्थित है? माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं 7वें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? अजमेर, बीकानेर, अलवर, जयपुर। ऑप्शन दे रखा है अजमेर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है अलवर। देखिए मेरा पिछले पेपर कराने का उद्देश्य आपको पता रहेगा कि एग्जाम में जो सेटर होता है, पेपर सेटर, वो किस प्रकार के और कैसे आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस देता है, आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न 7वां आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रश्न दे रखा है, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल अजमेर, बीकानेर, अलवर और यहाँ पर दे रखा है जयपुर। तो आपको राइट करना पड़ेगा खुशखेड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं 8वें प्रश्न की। आठवां प्रश्न दे रखा है, अरावली वन रोपण परियोजना, अरावली वन रोपण परियोजना कब शुरू की? अरावली वन रोपण परियोजना कब शुरू की? 1995, 96। ऑप्शन दे रखा है 1995, 1996। बी ऑप्शन दे रखा है 2000, 2001। सी ऑप्शन आपको दे रखा है 1992, 1993। डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 2007 में। तो अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वां कि अरावली वन रोपण परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन दे रखा 1995, 96, 2000, 2001, 1992, 93 और 2007। तो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, सी 1992, 93 में। बिल्कुल अरावली वन रोपण परियोजना कब शुरू की गई थी? 1992 और 93 में। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा भैया 9वां प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एलडीसी एग्जाम में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूं मैं। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था? 9वां प्रश्न है, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? बिल्कुल किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री, के एम मुंशी। ऑप्शन दे रखा है सरदार पटेल, बी ऑप्शन से हीरालाल शास्त्री। सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री। सी ऑप्शन है के एम मुंशी। बिल्कुल। और हम यहाँ से डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन है जमनालाल बजाज। बिल्कुल आपको जमनालाल बजाज। हाँ जी स्टूडेंट्स,
बिल्कुल कमेंट करें। प्रश्न संख्या 9 स्क्रीन पे नजर आ रहा है। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री, के एम मुंशी और जमनालाल बजाज। तो आपको यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, के एम मुंशी। बिल्कुल, के एम मुंशी का प्रस्ताव था कि जिस समय राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था और उस एकीकरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, जो नाम रखा गया था, किसके प्रस्ताव पर रखा गया था? के एम मुंशी के प्रस्ताव पर रखा गया था। क्लियर हो गया? चलिए 10वां प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दसवां प्रश्न है, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? वायु, अणु, जल विद्युत। ऑप्शन दे रखा है वायु, बी ऑप्शन दे रखा है अणु, सी ऑप्शन दे रखा है जल विद्युत और डी जो ऑप्शन दे रखा है वह है तापीय शक्ति। तापीय शक्ति। चलिएगा 10वां प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राजस्थान में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन दे रखा वायु, अणु, जल विद्युत और तापीय शक्ति। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, तापीय शक्ति को। क्लियर हो गया? तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न है एलडीसी एग्जाम 2018 में आए हुए प्रश्न पत्रों से लिए गए प्रश्न है। ये पेपर हुआ था 19 अगस्त 2018 को, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस का हमने चयन किया है और आपको हल कराए हैं। उम्मीद तो करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।